हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। और ये क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की भूमिका क्या है? पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है, विवेचना तथा आलोचना कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालिए, लिखना शुरू कीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीए एंड पीजी के इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन मैंने पहला पढ़ लिया। दूसरा है, पूंजी निर्माण वह धुरी है जिसके चारों ओर किसी भी अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। मतलब आपको ये बताना है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो कारण सहित इसमें लिखिए। मतलब पूंजी निर्माण वह धुरी है जिसके चारों ओर, जिसके आसपास किसी भी अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था क्या करती है? काम करती है। क्या आप इस विचार से सहमत है? तो इसके बारे में आपको कारण लिखना है। मैं इसको समझाऊंगी। नेक्स्ट इसी में आपको क्वेश्चन है, इसको मतलब इसी क्वेश्चन को किस तरह से और पूछा जा सकता है। अल्पविकसित देश के संदर्भ में आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व की विवेचना कीजिए। जो अल्पविकसित देश है उसके संदर्भ में आर्थिक विकास जो होती है उसमें पूंजी निर्माण का क्या महत्व है, तो आपको इसको डिस्कस करना है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर को समझने का कोशिश करेंगे। तो आंसर है आप लोगों का, जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा कि आपको ये एक्सप्लेन करना है, बताना है कि एक अल्पविकसित देश की अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की क्या भूमिका होती है। तो अल्पविकसित देश आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन तो होते हैं पर पूर्ण रूप से उसका विकास नहीं होता है। वहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है, कृषि का क्षेत्र भी विकसित नहीं होता। मतलब जितने भी विकास से संबंधित जो टर्म होते हैं वो सारे के सारी चीज़ें क्या होती है? बहुत ही अविकसित अवस्था में होती हैं। तो अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है? किसी भी देश का आर्थिक विकास बड़ी सीमा इस बात पर निर्भर करती है, मतलब किसी भी देश की आर्थिक विकास इस सीमा पर, मतलब इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश में भौतिक पूंजी कितनी मात्रा में उपलब्ध है या उसमें प्रतिवर्ष कितनी वृद्धि होती है। मतलब कोई भी देश अगर विकास करना चाहता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जान ले उस देश में कि प्राकृतिक संसाधन, जो उसके भौतिक संसाधन है, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, और उसमें अगर वो कम है या ज़्यादा है तो उसमें और कितनी प्रतिशत उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि करनी है। जिस देश में पूंजी निर्माण की दर जितनी अधिक ऊंची होती है, जिस देश में पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी, वहाँ उस देश में उतना ही अधिक विकास होगा, तो वो देश अपना विकास कर सकता है। प्रोफेसर आर्थर लेविस के अनुसार पूंजी निर्माण आर्थिक क्रियाओं की केंद्रीय समस्या है। प्रोफेसर नरकसे के अनुसार अल्पविकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र को पूंजी निर्माण द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। प्रोफेसर वागले ने भी इसके बारे में कहा है कि भौतिक प्रगति की प्रक्रिया में पूंजी निर्माण सदैव ही प्रधान चालक तत्व के रूप में रहा है। मतलब प्रोफेसर वागले का कहना है कि जो भौतिक प्रगति की जो प्रक्रिया होती है, भौतिक साधनों की प्रगति की जो प्रक्रिया होती है, वो पूंजी निर्माण की सीमाओं का निर्धारण करती है। प्रोफेसर पॉल एल्बर्ट का भी इसमें है, आप लोग देख लेना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है जो प्रोफेसर रॉस्टो का है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे पूछते हैं कि ये कथन किसने दिया है, और उसमें आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं। तो जैसे पूंजी संचय को आत्मस्फूर्ति अवस्था को प्राप्त करने की एक पूर्व शर्त माना है। तो यह जो बात है ये प्रोफेसर रॉस्टो ने कहा है अल्पविकसित देश के संदर्भ में। अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण के महत्व को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है? तो अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण का जो महत्व है तो हम लोग इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है पूंजी प्रधान उद्योगों का विकास। तो दोस्तों, पूंजी प्रधान उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। किसी भी अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण के अभाव में पूंजी प्रधान उद्योग मतलब कोई अल्पविकसित देश है वहाँ पूंजी की अभाव होती है, जिसके कारण से जो पूंजी प्रधान देश उद्योग होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, तो ये विकसित नहीं हो पाते हैं। इनके विकास के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ये
ये सबको पता है कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए किसी भी देश के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, और जिस देश में पूंजी की कमी है वह देश आसानी से किसी भी उद्योग को विकसित नहीं कर सकता। इसलिए पूंजी निर्माण के द्वारा ही इन उद्योगों का विकास करके उस देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विनिर्माण उद्योगों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों देखिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बैठ के जो मैं समझा रही हूँ आप उसको सुनो, और फिर उसको आप कॉपी में लिख भी सकते हो, नोट्स बनाते चलो ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। क्योंकि बीए या फिर पीजी के क्लासेस में क्या होता है कि बुक्स तो पढ़ते पर क्वेश्चन आंसर लिखना कैसे होता है ये आइडिया नहीं होता है, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद दूसरा है विनिर्माण उद्योगों की स्थापना। अल्प विकसित देशों में कृषि ही उनका जो प्राइमरी सेक्टर होता है, या फिर बोल सकते हैं उनका मेन जो सेक्टर माना जाता है, उनका मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि होता है, एग्रीकल्चर। कृषि पर भार कम करने के लिए उद्योगों का विकास करना आवश्यक होता है। हाँ, ये भी सही है। कृषि पर भार कम करने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का जो प्रोडक्शन खेत में अनाज तो उगा सकते हैं, पर उससे जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कृषि के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए उद्योगों का विकास होना जरूरी है। साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलती है इससे। ये उद्योग न केवल कृषि के लिए औजार बनाएंगे बल्कि आवश्यक मशीनें भी बनाते हैं जो कृषि क्षेत्र को आसान करते हैं। इन उद्योगों की स्थापना पूंजी निर्माण के बिना संभव नहीं है, अतः अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण का भारी महत्व है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पूंजी निर्माण से तकनीकी प्रगति को बल मिलता है। अगर पूंजी निर्माण अधिक मात्रा में हो रहा है तो उस देश में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ज़्यादा देखा जाता है। वास्तव में जो आर्थिक विकास की जो गति है को तेज करने के लिए उच्च तकनीकी स्तर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, किंतु इसका प्रयोग तभी संभव है जब देश में पूंजीगत क्षमता उपलब्ध हो। मानिए किसी भी देश में तकनीकी प्रगति नहीं है, यानी कि वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी सेक्टर को डेवलप करना आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता। और इस सबसे पहले उस देश में, अल्प विकसित देशों में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उस देश में पूंजी का निर्माण होना आवश्यक है, और जब तक पूंजी की निर्माण नहीं होगी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, ये फोर्थ पॉइंट है, प्रॉपर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आर्थिक विकास के लिए केवल प्राकृतिक साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना ही काफ़ी नहीं होता। ये भी सही बात है, किसी भी देश में प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, उसका समुचित दोहन नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कर सकते कि यार कि प्राकृतिक संसाधन तो है, वो देश बहुत रिच है। नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पूर्ण रूप से होना बहुत आवश्यक है, जो पूंजी के निर्माण में सहायक होते हैं, उस देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। और पूंजी के अभाव में प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन संभव नहीं हो पाता, तो इसके लिए अति आवश्यक हो जाता है कि पूंजी का होना बहुत आवश्यक है। बिना पूंजी के कोई कार्य संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है 5 नंबर, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। पूंजी निर्माण से नई नई मशीनें लगाई जा सकती हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं और सामान्य जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ये भी सही है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी लाने होंगे ताकि उनको रोजगार के अवसर मिल सके, और जो आम जनता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो पुअर सेक्शंस में आते हैं, उनके लाइफ को भी हम लोग लाइफ स्टाइल को उनके को चेंज कर सकते हैं। वो कम से कम अपनी बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। 6th पॉइंट है ये, पूंजी निर्माण से नए उद्योगों की स्थापना होती है, पुराने उद्योगों का उत्पादन बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण से हम लोग नए नए उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं और पुराने उद्योग जो होते हैं उसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, और जिसके कारण राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो वहाँ पर बचत क्या होगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है, ये भी याद रखना कि दोस्तों की
ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो लोग बचत करेंगे, और बचत करेंगे तो पूंजी निर्माण स्ट्रांग होगा। और जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, उसकी रेट ज़्यादा होती है, वो देश आसानी से डेवलप कर जाता है। तो पूंजी निर्माण की दर में एक बचत भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर। पूंजी निर्माण से सरकार की आय तो बढ़ती है, जिसे सरकार क्या करती है, उस आय का प्रयोग सरकार जन कल्याण कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार और नए नए सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च करता है, जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी तो आसानी से अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, अपना विकास कर पाएंगे। अगर किसी देश में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार अगर नहीं बढ़ रहा है, वो स्थिर है, किसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आर्थिक कल्याण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी निर्भरता में कमी, रिडक्शन ऑफ एक्सटर्नल डिपेंडेंस। 8वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को विदेशी निर्भरता में कमी को जान लेते हैं क्या है। पूंजी निर्माण द्वारा उद्योग अपने ही देश में स्थापित हो सकते हैं। अगर अल्प विकसित देश है और वहाँ पे पूंजी निर्माण स्ट्रांग हो जाए तो वो अपना उद्योग खुद ही स्थापित कर लेंगे, और अनेक वस्तु जो पहले विदेशों से वो आयात करते थे वो अपने देश में ही बनाने लगेंगे। तो इस प्रकार विदेशी निर्भरता कम हो जाती है, यानी कि विदेशों से जो वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग कम खरीदने लगते हैं, और अपने देश यानी कि स्वदेशी जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे। इससे क्या होगा कि उनका जो कर्जा होता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो विदेशी निर्भरता में भी कमी आती है पूंजी निर्माण से। उसके 9 पॉइंट है ऊपरी पूंजी का निर्माण, क्रिएशन ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होना आवश्यक है, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि देश में पूंजी निर्माण की दर तीव्र हो। मतलब आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एवं सामाजिक ऊपरी पूंजी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए क्या करना होगा कि देश में पूंजी निर्माण की जो दर होती है उसको तेज करना होगा। इसके संबंध में प्रोफेसर लुइस ने कहा है कि आर्थिक विकास के सिद्धांत की केंद्रीय समस्या, तो आर्थिक विकास की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो घरेलू बचतों और निवेशों को राष्ट्रीय आय के 4.5% से बढ़ा के 12.5% तक लाने की प्रक्रिया है। तो ये एक तो बताया गया कि ये बढ़ाना चाहिए ताकि जो घरेलू बचते हैं और निवेश है इससे क्या होगा कि उसमें भी वृद्धि होगी। 10वां पॉइंट है निर्धनता के दुष्चक्र का अंत, ब्रेक ऑफ द विशियस सर्कल्स ऑफ पॉवर्टी। अब हम 10 पॉइंट में देखते हैं कि निर्धनता के दुष्चक्र का अंत कैसे हो। तो प्रोफेसर रागनर नरकसे ने निर्धनता दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था, और इसमें कहा है उन्होंने कि अल्प विकसित देशों में निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए पूंजी निर्माण एक महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त के रूप में होनी चाहिए। पूंजी निर्माण से निवेश की क्षमता बढ़ती है, उत्पादन, आय, क्रय शक्ति, रोजगार तथा आय में भी वृद्धि होती है। पूंजी निर्माण से निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी वो उसमें भी डेवलप होती है। उत्पादन के लिए आय, क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। रोजगार, आय में वृद्धि होती है। बचतें और निवेश बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जब लोगों के पास आय, रोजगार मिलती है तो उनकी आय में वृद्धि होगी ही, और वो बचत करना शुरू करते हैं। बचत से फिर निवेश को बढ़ावा मिलता है। इस क्रम में निर्धनता के दुष्चक्र टूट जाते हैं। इसके बारे में एक डॉक्टर कुमारी हुसैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का आर्थिक विकास में दोहरा कार्य है। एक तरफ यह देश के प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि तो करती ही है, और दूसरा संभाव्य उत्पादन के लिए उत्पादन क्षमता का निर्धारण करती है। तो पूंजी निर्माण 2 तरीके से काम करती है, एक मांग में वृद्धि करती है और साथ ही साथ उत्पादन क्षमता के लिए पूंजी के निर्माण में सहायक होती है। तो ये हुसैन कुमारी ने कहा है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लो, ताकि आप लोगों को क्या होगा कि लिखने में आसानी होगी, और नहीं भी ज़्यादा इसको रट्टा नहीं मारना है, आराम से इसको आप नोट करते जाइए ताकि आसानी से इसको आप लिख सको। कई बच्चे रटते रहते हैं, रटना नहीं, इसे पॉइंट्स को समझना है, फिर समझ के उसको रिलेट करके उसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं 11 नंबर, मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन।
पूंजी निर्माण का दीर्घकालीन प्रभाव मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का होता है। प्रारंभ में पूंजी निर्माण के फलस्वरूप आय का स्तर ऊंचा होता है। जब पूंजी निर्माण स्टार्ट होती है तो उस समय उसका आय का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ती है और मुद्रास्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। किंतु पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, निरंतर वृद्धि होने से वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ने लगती है और इस प्रकार दीर्घकाल में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाना संभव हो जाता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होने से क्या होता है कि लगातार वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है, क्योंकि लोग मांग करते हैं और जब वस्तुओं की मांग करते हैं तो एक लंबे समय में क्या होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है और इस तरह से उसमें नियंत्रण करना, कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, भुगतान शेष की समस्या का समाधान। लास्ट पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अल्पविकसित देश प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करके और निर्मित पूंजीगत वस्तुओं का आयात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अल्पविकसित देश क्या करते हैं, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात कर देते हैं, यानी कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं जो उत्पादित करते हैं उसको निर्यात करते हैं, और वो निर्मित वस्तुओं का आयात करते हैं। निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं, महंगी होती हैं, तो वो वस्तुओं का जो आयात करते हैं जिससे उनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना रहता है। प्रतिकूल बना रहता है कि अच्छा नहीं होता, उस देश के लिए हानिकारक होता है। हमेशा याद रखना है किसी भी देश के लिए निर्यात अगर अधिक है, हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है, पर और इम्पोर्ट कम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कोई भी देश आसानी से अपने आप को डेवलप कर सकता है। पर अल्पविकसित देशों में देखा गया है कि वो एक्सपोर्ट तो करते हैं पर इम्पोर्ट उस मामले में ज़्यादा महंगी वस्तुओं का करते हैं, जिससे उनका भुगतान संतुलन क्या होगा, हमेशा प्रतिकूल बना रहेगा। घरेलू पूंजी निर्माण में वृद्धि इस समस्या का समाधान करती है। तो घरेलू पूंजी निर्माण क्या करती है कि इस समस्या को समाधान करने में हेल्प करती है। पूंजी निर्माण से देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होने लगता है और आयात प्रतिस्थापना की नीति अपनाने से विदेशी व्यापार का स्वरूप बदल जाता है। मतलब पूंजीगत निर्माण से देश में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है और जब शुरू हो जाता है तो आयात प्रतिस्थापना की जो नीति होती है अपनाने से विदेशी व्यापार का स्वरूप ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब जिसे भुगतान शेष की समस्या का धीरे धीरे समाधान हो जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए, ये अल्पविकसित देशों से संबंधित है और अल्पविकसित देशों में की जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में, मतलब अल्पविकसित देश की जो अर्थव्यवस्था है पूंजी निर्माण में कैसे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अल्पविकसित देश अगर कोई भी जो भी अल्पविकसित देश हैं वहाँ पे एक पूंजी निर्माण क्या होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है और धीरे धीरे उनको विकास की ओर लेके जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। थैंक यू।